बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप ने ईरान को दी तबाही मचाने की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अब ईरान के कुछ समझदार लोगों से हो रही है बात, मगर शर्तें नहीं मानेंगे तो ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कर देंगे तबाह। मगर ईरान बोला, किसी से नहीं हो रही है सीधी बातचीत। जंग रोकने की पहल के संकेतों के बीच ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे की भी दी वार्निंग। ईरान पर जारी हमलों के बीच इजराइल की ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। जानेंगे किस ओर जा रही है जंग। पाकिस्तान पहुंचे मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री। की जा रही है ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग रोकने के रास्ते तलाशने पर चर्चा। जानेंगे कहां तक पहुंची है कोशिश। जंग के दौरान लगातार हो रही अमेरिकी और इजरायली बमबारी ने कैसे बदल कर रख दी है ईरान के लोगों की जिंदगी। दिखाएंगे ईरान से बीबीसी की स्पेशल रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब रेड सी से गुजरने वाले शिप्स की बढ़ सकती है मुश्किलें। जंग में यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री ने कैसे बढ़ा दी है दुनिया की फिक्र, जानेंगे प्रोग्राम में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान में अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा समझदार हुकूमत के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बातचीत काफी आगे बढ़ी है, डील होने की संभावना भी है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द कोई समझौता नहीं हुआ और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिजनेस से जुड़ी आवाजाही के लिए तुरंत ना खोला गया तो हम ईरान में सारे बिजली जनरेट करने वाले प्लांट, तेल के कुओं, खार्ग आइलैंड और शायद सभी डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देंगे, जिन्हें हमने अभी तक जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये हमारे कई सैनिकों और उन लोगों की मौत का बदला होगा जिन्हें ईरान ने अपनी पुरानी सत्ता के 47 सालों के आतंक के दौर में मार डाला। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि जंग रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल जो बातें कर रहे हैं वो अजीब है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल बगाई का कहना है कि ईरान की अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है और अब तक जो भी चर्चा हुई है वो मीडिएटर्स के जरिए भेजे गए संदेश हैं, जिनमें बताया गया है कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है। बगाई ने अमेरिका पर लगातार अपना रुख बदलने का भी आरोप लगाया। हमें जो बताया गया है, आप उसे जो भी कहें, 15 पॉइंट या उससे ज्यादा या कम, वो काफी ज्यादा अव्यावहारिक मांगों का एक सेट है जो हकीकत से कोसों दूर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर लगातार मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन बढ़ रहा है। एक और तो उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने पर जल्द कोई समझौता हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर एक अहम ऑयल टर्मिनल अपने कब्जे में ले सकता है। खार्ग ईरान के तट से 24 किलोमीटर दूर एक छोटा रॉक आइलैंड है, लेकिन ये ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद अहम हिस्सा है। इसका ऑयल टर्मिनल हर दिन करीब 13 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करता है। इसके बाद टैंकर इस तेल को खाड़ी के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकालकर एशिया तक ले जाते हैं, जहां चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। इस युद्ध और ईरान की तरफ से इस स्ट्रेट में अड़चने डालने की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से तेल पर कब्जे और ईरान के साथ समझौते की तैयारी की बात ऐसे वक्त आई है जब 3,500 और अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है हम उनके साथ समझौता कर लेंगे, मुझे काफ़ी भरोसा है, लेकिन ये भी संभव है कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर आप देखें तो पहले ही शासन बदल चुका है, क्योंकि एक हुकूमत पूरी तरह ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, वो सब मारे गए। अगली हुकूमत भी ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है और तीसरी हुकूमत में हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे पहले किसी ने बात नहीं की। ये पूरी तरह अलग लोगों का ग्रुप है, इसीलिए मैं इसे शासन में परिवर्तन मानता हूँ और सच कहूँ तो वे काफ़ी ठीक रहे हैं। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि तेल की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाए और हॉर्मूज से अब ज्यादा जहाज गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि समय के साथ अमेरिका फिर से हॉर्मूज पर कंट्रोल हासिल करेगा और आवाजाही की आज़ादी होगी, चाहे वो बस अमेरिकी सुरक्षा के जरिए हो या कई देशों की एक मिलीजुली कवायद के जरिए हो। लेकिन खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हुआ तो क्या बदल जाएगा, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता निक मार्श। अमेरिका का खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। इससे अमेरिका को भारी नुकसान होने और कईयों के मारे जाने या घायल होने का भी खतरा होगा। इससे तनाव भी बढ़ेगा।
इससे ईरान को भी भारी झटका लगेगा, क्योंकि वो अपने 90% तेल का निर्यात इसी द्वीप से बड़े टैंकरों के जरिए करता है, जो फिर चीन जाते हैं। ये ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होगा। फिर भी यहाँ से टैंकर्स नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें पर्शियन गल्फ को पार करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना होगा, जो कि अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। ये टैंकर फिर ईरानी हमलों के खतरे में रहेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। इस पर कब्जा करना अमेरिका के लिए जोखिम भरा होगा, लेकिन इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ट्रेडर्स इन सब बातों को देख रहे हैं, और यही आज बाजार और तेल की कीमतों में भी दिखा। ट्रंप प्रशासन को अमेरिका में इस जंग में शामिल होने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी कई मौकों पर इस जंग के मकसद को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुहिम के काफ़ी समर्थक अब भी उनके फैसले के साथ हैं। और इस सब के बीच मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर हमले लगातार जारी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश के दूसरे हिस्सों पर इजराइल और अमेरिका के हमले जारी हैं। बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। राजधानी और पास के शहर करज में बिजली कटने की खबरें आईं। बाद में एक ईरानी मंत्री ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों से पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब बिजली बहाल कर दी गई है। इस बीच ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। इन तस्वीरों में इजराइल के शहर हाइफा में एक ऑयल रिफाइनरी में आग दिख रही है। ये साफ नहीं है कि सीधा हमला था या फिर मिसाइल को रोकते समय गिरे मलबे से आग लगी। लगभग 1 महीने से ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध खत्म हो, इसके लिए पाकिस्तान में भी कोशिशें चल रही हैं। जंग खत्म करने का रास्ता निकालने के लिए तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान में हैं। तो चल क्या रहा है? इस्लामाबाद से इस पर जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान। इतवार को इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स को होस्ट करके फ़ख्र महसूस करेगा, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई लास्टिंग और परमानेंट हल निकाला जा सके। इसहाक डार का मजीद कहना था कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान के फैसिलिटेशन में टॉक्स पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। उनका कहना था कि इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अश्योर किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में वो उसके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। इसहाक डार ने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी चीनी फॉरेन मिनिस्टर और यूएन के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है और दोनों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान टॉक्स की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की फुल सपोर्ट की है। सनीचर को इसहाक डार ने ये खबर भी दी थी कि ईरान ने ऐसे 20 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी है जिन पर पाकिस्तानी फ्लैग्स लगे होंगे। उनकी ट्वीट को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर करके लिखा कि हमारी ईरान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस हो रही हैं। पहले उन्होंने 10 शिप्स को गुजरने की इजाज़त दी और अब उन्होंने हमारे एहतराम में 20 तेल से लदे शिप्स को गुजरने की इजाज़त दे दी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इन 4 कंट्रीज़ की 2 कंसल्टेटिव मीटिंग्स में हुई बातचीत अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, लेकिन सवाल किया जा रहा है कि क्या इन टॉक्स से रियलिस्टिकली कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकेगा। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होती है तो उम्मीद होती है, लेकिन पिछले साल जून और इस साल फरवरी में भी डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही थीं, लेकिन ईरान पर हमलों की वजह से इन कोशिशों पर पानी फिर गया और अब दोनों साइड्स पे मिसट्रस्ट पाया जाता है, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी एक्सट्रीम डिमांड्स मनवाना चाहते हैं और यही चीज़ बातचीत के प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज है। उनके मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से मिलने वाले मिक्स सिग्नल्स हैं, यानी एक तरफ वो पीस की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेशर जारी रखे हुए हैं। एनालिस्ट इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग को एक सेंसिटिव प्रोसेस का स्टार्ट करार दे रहे हैं और पाकिस्तान की एफर्ट्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में अक्सर कंट्रीज़ ने अपनी साइड्स चुन ली हैं या स्ट्रेटेजिक खामोशी इख्तियार कर ली है, पाकिस्तान ने इससे कहीं ज़्यादा सख्त कोशिश की है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स हो भी पाती हैं कि नहीं? इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाने में पाकिस्तान के साथ टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब क्या रोल प्ले कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कंसर्न्स के साथ पाकिस्तान में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कोई ना कोई रंग लाएंगी। और पिछले महीने से ईरान की राजधानी तेहरान हमले की जद में है। बीबीसी ने डेटा चेक किया और उससे पता चला कि इजराइल ने पिछले 4 हफ्ते में शहर पर 3600 म्यूनिशंस गिराए, 38 पुलिस स्टेशन और बसीज के ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें से कई रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है। अमेरिका ने कोई डेटा जारी नहीं किया, लेकिन उसने दावा किया है कि ईरान में 10,000 से ज़्यादा हमले किए गए हैं। तेहरान के अंदर से रेयर एक्सेस, सैटेलाइट इमेज और सोशल मीडिया कंटेंट और इंटरव्यू, इन सब के जरिए बीबीसी संवाददाता नवाल अल-मगाफी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। मलबे के बीच बैठी ये माँ काफी दर्द में है। 3 दिन से ये महिला अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को अंधेरे से डर लगता है। ये रेस्क्यू काफी देर से चल रहा है। पूर्वी तेहरान के रिसालात इलाके की इस जगह पर इस्राएली सुरक्षा बलों ने हमला किया था। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनके निशाने पर बसीज फोर्स थी, जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का हिस्सा है। हमें पता लगा कि इस इमारत का बसीज ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस दिन हुए हमले में 3 दूसरी रिहायशी इमारतें भी निशाना बनी। हमले से कुछ दिनों बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि चारों इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। बम अचानक गिरा, मैं उछल गया, फिर एक और हमला हुआ। मैं दीवार से टकराया और गिर गया। ये अपना नाम नहीं बताना चाहते। कई साल से वो इस मोहल्ले में रह रहे हैं। उनका घर बुरी तरह से तबाह हो गया है। मलबा मेरे सिर पर गिरा। मेरे हाथ, पीठ, पैर और कान से खून बह रहा था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि गली के आखिर में रहने वाले मेरे सभी दोस्त मर चुके हैं। हमारी जांच में पता चला है कि 65 मीटर की दूरी तक के अपार्टमेंट्स को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। यहाँ रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि यहाँ 40 लोगों की मौत हुई। तो आखिर इतनी तबाही किस वजह से हुई? मिलिट्री एक्सपर्ट ने हमें बताया कि तेहरान में इस तरह के बमों का इस्तेमाल इस्राएली एयरफोर्स कर रही है। मार्क 80 सीरीज के ये बम जेट से गिराए जाते हैं और अक्सर इनमें प्रेसिशन गाइडेंस सिस्टम लगा होता है। इस मामले में जो नुकसान हुआ है वो इसके सबसे बड़े बम से मेल खाता है, जिसका वजन लगभग 1000 किलो का होता है। ऐसे कुछ बिना फटे बमों की तस्वीरें भी तेहरान में ली गई हैं। एक और घातक हमला, नीलोफार स्क्वायर पर मौजूद पुलिस स्टेशन पर हुआ हमला। इसमें 20 लोगों की मौत हुई। हमले के वक्त ये दुकानदार वहीं थे। यहाँ कुछ लोग गिरे और उनकी मौत हो गई। कई लोग टुकड़ों की चपेट में आ गए। एक कार सड़क पर जा गिरी। एक महिला और पुरुष कुछ खरीदने के लिए दुकान में गए। जैसे ही वो बाहर आए, दोनों को चोट लगी। पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। जनवरी में देश भर में हुए प्रदर्शनों में रिसालात और नीलोफार के हजारों लोगों ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। देश भर में इसमें 7000 लोगों की मौत हुई। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि उसने पुलिस और बसीज बेसिस को निशाना बनाया। इससे ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं कि ईरानी लोग हुकूमत को हटा सके। जब हम सब खत्म कर देंगे तो अपनी सरकार अपने हाथ में ले लीजिए। शायद ये कई पीढ़ियों में आपका इकलौता मौका होगा। तेहरान में ही हमने जिन 38 पुलिस स्टेशन और बसीज के ठिकानों की पहचान की है, इनमें रिसालात और नीलोफार भी शामिल है। इनमें से कई घनी आबादी वाले इलाकों से घिरे हुए हैं। सरकार की ओर से इंटरनेट पर लगाई पाबंदी से एक तरह की खामोशी सी छाई हुई है। ऐसी कम ही तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि जंग कैसे चल रही है। फिर भी इससे हमें ये पता नहीं चलता कि ईरान के लोगों के लिए इस जंग का अंजाम कैसा होगा। बीबीसी संवाददाता नवल अल-मगाफी की रिपोर्ट। पिछले 1 महीने में कई देश इस जंग में खिंचते चले गए। बीते वीकेंड पर यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ईरान को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी, जिससे तनाव और बढ़ गया। इन हालातों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए और मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं, जिसका असर बहुत से लोगों पर पड़ेगा। देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क एशडाउन की रिपोर्ट। दिसंबर 2023 में हूती विद्रोही रेड सी में एक टैंकर पर चढ़ गए। ऐसे हमलों की वजह से ग्लोबल ट्रेड कई सालों तक प्रभावित रहा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को फिर बड़ा झटका लग सकता है।
अब तक ध्यान इस बात पर रहा है कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, जो शिपिंग का अहम रास्ता है। सऊदी अरब इस वक्त रोज 40 लाख बैरल तेल पाइपलाइन के जरिए यानबू तक भेज रहा है। इसका मतलब है कि वो यमन के पास से सुरक्षित तरीके से तेल भेजकर एशियाई बाजार में सप्लाई जारी रख सकता है, लेकिन अब ये रास्ता भी खतरे में पड़ सकता है। 2023 से लेकर आगे के करीब 2 सालों में हूती विद्रोहियों के हमलों में करीब 30 जहाजों को नुकसान पहुंचा। अगर धमकी के मुताबिक ऐसा फिर हुआ तो संक्रासा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब भी एक नए तनाव का केंद्र बन सकता है, जिससे सऊदी तेल के रास्तों पर असर पड़ेगा। कुछ इलाके इस सप्लाई पर बहुत निर्भर हैं और वहां पहले से ही कमी दिखने लगी है। इथियोपिया में लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े हैं। कीनिया और साउथ अफ्रीका में भी यही हाल है और इलाके के कुछ देशों ने अब फ्यूल की राशनिंग शुरू कर दी है। एशिया पर भी इसका भारी असर पड़ा है। फिलीपींस ने 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया है, जबकि म्यांमार में गाड़ियां 1 दिन छोड़कर चलाने का नियम बना दिया गया है। थाईलैंड में कुछ लोगों को यात्राएं टालकर फ्यूल बचाने के आदेश दिए गए हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं। श्रीलंका में भी फ्यूल की राशनिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी फ्यूल की कमी हो रही है। वहां 2 राज्यों विक्टोरिया और तस्मानिया में अब 1 महीने तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त रहेगा और मिस्र में सड़कों पर अंधेरा छाया है। दुकानों, रेस्टोरेंट और कैफे को हर रात 9 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि एनर्जी की बचत हो सके। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि देश में फ्यूल की सप्लाई मजबूत है और अलग अलग जगह से और ड्राइवरों से कहा गया है कि वो अचानक ज्यादा खरीद न करें। प्रोडक्शन जारी है और सप्लाई भी जारी है, इसलिए लोगों को सामान्य तरीके से अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन ईस्टर हॉलिडेज से पहले लोगों को भरोसा रखना चाहिए और जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। दुनिया का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अगर रेड सी भी इस संघर्ष में फंसने वाला एक अहम ट्रेडिंग रूट बन गया तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ सकता है। बीबीसी संवाददाता मार्क एशडाउन की रिपोर्ट। और अब चलते चलते जंग से कुछ हटकर अमेरिका के वॉशिंगटन के आसमान में पतंगों ने रंग बिखेरे हैं। यहाँ हर साल मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में काइट फेस्टिवल होता है और इस काइट फेस्टिवल को देखने के लिए हर साल यहाँ लगभग 15 लाख लोग आते हैं। तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा है, जमीन पर खिले हैं चेरी फ्लावर्स। और आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी BBC हिंदी के YouTube चैनल, फेसबुक पेज, जियो TV और जियो TV+ पर लाइव।